भारत का भूगोल में पहला प्रश्न है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की 17.5% आबादी भारत में निवास करती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। यह भारत को लगभग उत्तर दक्षिण दो बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को लगभग उत्तर दक्षिण दो बराबर भागों में बांटती है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है और देशांतर विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। भारत का अक्षांशीय दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतर दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का मानक समय IST ग्रीनविच माध्यम समय GMT से 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय IST ग्रीनविच माध्यम समय GMT से 5.5 घंटा आगे स्थित है। जीरो डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच मध्य समय माना जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच मध्य समय माना जाता है। यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलते हुए खींची गई है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच मध्य समय माना गया है। यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची गई है। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है। कर्क रेखा तथा भारतीय मानक रेखा बघेलखंड पठार पर एक दूसरे को काटती है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा बघेलखंड पठार पर एक दूसरे को काटती है। यह प्रायद्वीपीय भारत का पठार है जो आग्नेय और कायांतरिक चट्टान से बना है। यहाँ लाल और पीला मिट्टी पाई जाती है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह सीमा रेखा का निर्धारण 1914 में हुआ था। म्यांमार के साथ भारत में मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा जुड़ा हुआ है। म्यांमार के साथ में भारत का मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के राज्य की सीमा जुड़ी हुई है। अरुणाचल प्रदेश का 520 किलोमीटर भूभाग म्यांमार से जुड़ा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का भूभाग 520 किलोमीटर भूभाग म्यांमार से जुड़ा हुआ है। भारत और म्यांमार के मध्य 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है जिसमें से आधा से बेसी तो आधा है कि अरुणाचल प्रदेश का 520 किलोमीटर है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा जो कितने किलोमीटर है? 1643 किलोमीटर है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश की है जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की भौतिक इकाइयां का आरोही क्रम तट है। क्रम जो है तटीय मैदान, उसके बाद केंद्रीय उच्च भाग, फिर महान मैदान और उत्तरी पर्वत आते हैं। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भारत की भौतिक इकाइयां का आरोही क्रम है। तटीय मैदान, फिर आएगा केंद्रीय मैदान, फिर आएगा महान मैदान और उत्तरी पर्वत स्थित है। 1970 के दशक में भारत में तटीय सीमा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर निर्धारित की गई थी। 1970 के दशक में भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर निर्धारित की गई थी। दिसंबर 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट 2023-24 के ने भारत के दायरे कर समुद्री तटरेखा की लंबाई में संशोधन किया है। नवीनतम जियो जियोस्पेशली मैपिंग, सैटेलाइट इमेजिंग और ड्रोन सर्वेक्षण के प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत का कुल समुद्री सीमा रेखा 11,098.81 किलोमीटर है। इस प्रकार समुद्री सीमा में 47.6% की वृद्धि दिखा गया है। यह रिपोर्ट के अनुसार अब गुजरात की सीमा रेखा 1214 किलोमीटर स्थान पर गुजरात की सीमा रेखा कितनी हो गई? 1214 किलोमीटर के स्थान पर 2340 किलोमीटर हो गई है। गुजरात की सीमा रेखा कितनी हो गई है? 2340 किलोमीटर होगी। पहले कितनी थी? 1214 किलोमीटर था गुजरात का तटीय रेखा सीमा। अभी हो गई है 2340.62 किलोमीटर हो गई। इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु की समुद्री तट रेखा जो है 1068.69 किलोमीटर है। तमिलनाडु सरकार के अनुसार 1076 किलोमीटर है, लेकिन भारत सरकार के अनुसार 1078.69 किलोमीटर है। जो दूसरी सबसे बड़ी तटीय सीमा रेखा वाला राज्य हो गया है। पहला है गुजरात, दूसरा तमिलनाडु हो गया। आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा रेखा जो है 1053.07 किलोमीटर निर्धारित की गई। आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा कितनी हो गई है? 1053 और तमिलनाडु का हो गया 1068.69 है। गुजरात का पहला नंबर जो है 2340.62 किलोमीटर है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक तटीय सीमा की लंबाई में वृद्धि पश्चिम बंगाल में दर्शाया गया है जिसमें 357% की वृद्धि दर्ज करते हुए यह 157 किलोमीटर से बढ़कर 721 किलोमीटर निर्धारित की गई है।
पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा तटीय वृद्धि दर्शाया गया, जिसमें 357% की वृद्धि हुई। पहले इसकी तटीय सीमा जो थी 157 किलोमीटर थी, अभी हो गई 721 किलोमीटर निर्धारित की गई है तटीय सीमा रेखा। सबसे छोटी तटीय रेखा गोवा राज्य की। भारत का केंद्रीय उच्च भाग पठारी भाग यहीं पे गोवा में स्थित है। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा का सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है। बस बांग्लादेश का सीमा किसके साथ लगती है? असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के साथ लगती है। त्रिपुरा बांग्लादेश को 3 ओर से घिरा हुआ है। वर्तमान में सबसे अधिक घुसपैठ इसी सीमा से होती है, त्रिपुरा सीमा से होती है। ग्रेट हिमालय, महान हिमालय पश्चिम से पूर्व तक विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला का विस्तार है। इसका निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेनियम प्लेट के टकराव से हुआ था। यूरेशियन प्लेट के टकराव से निर्मित हुआ था। शिवालिक और महा हिमालय नवीनतम श्रेणी है। इसका निर्माण मध्य अल्प न्यूनतम से लेकर अत्यंत नूतन युग के बीच हुआ था। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तार भाग है। दक्कन पठार का निर्माण क्रेटेशियन काल में हुआ था। दक्कन पठार का निर्माण क्रेटेशियन काल में हुआ था। मेघालय के पठार को शिलांग का पठार कहा जाता है। मेघालय के पठार को शिलांग का पठार कहा जाता है। यह गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मेघालय का पठार का गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ से घिरा हुआ है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नित में हुई है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नित में हुई है। यह एक प्रकार का वलय है। कश्मीर घाटी एक प्रकार का वलय है। इसमें चट्टान एक दूसरे के ऊपर उठ जाती है और एक समतल आकृति बनता है। गंगा के मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुआ है। इसमें हिमालय के उच्च वलयों के समक्ष एक अग्रगर्त बना हुआ है। यह एक भूसन्नति है। इसमें नदियों के द्वारा लाए गए गाद से एक विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। रोहतास जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। यह आर्किन चट्टान के कायांतरण में निर्मित हुआ है। रोहतास जिला का जो है यह आर्कियन चट्टानों के कायांतरण से निर्मित हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मुख्यतः गोंडवाना लैंड का एक भाग था। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मुख्यतः गोंडवाना लैंड का एक भाग था। क्रेटेशियन काल के दौरान गोंडवाना लैंड में विभाजन हुआ, जो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका और अंटार्कटिका में विभाजित हो गया था। क्रेटेशियन काल के दौरान गोंडवाना लैंड में विभाजन हुआ, जो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका में विभाजित हो गया था। उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वत श्रेणी का क्रम है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वत श्रेणी है। सबसे उत्तर में है काराकोरम, उसके बाद है लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, जास्कर के बाद पीर पंजाल है। भारत की सर्वोच्च चोटी केटू है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है। काराकोरम पीओके में अवस्थित है। यह पीओके में अवस्थित है। भारत की सबसे ऊंचे चोटी जो है केटू है, 8,611 मीटर है, जो काराकोरम पीओके में अवस्थित है। गॉडविन ऑस्टिन को केटू नाम से जाना जाता है। गॉडविन ऑस्टिन को केटू के नाम से जाना जाता है। भारतीय सीमा के अंदर सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा एनसीईआरटी के अनुसार 8,586 मीटर सिक्किम में स्थित है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भारतीय सीमा के अंदर में यह है। कंचनजंगा जो सिक्किम में है 8,586 मीटर है, और जो केटू है भारत में वह 8,611 मीटर है, जो सबसे ऊंची है, लेकिन पाकिस्तान में अभी वो भी पीओके में अवस्थित है। और भारत के अंदर में कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई कितनी 8,586 मीटर है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 250 मिलियन वर्ष 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 250 मिलियन वर्ष 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय इकाई IAU के अनुसार हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के अनुसार हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह लघु सप्तवर्षीय या उर्सा माइनर तारामंडल है। ब्रह्मांड में पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं, जो नियमित अंतराल पर विकसित विकिरण की संपत्ति उत्सर्जित करते हैं। सर्वप्रथम कोपरनिकस 1543 में कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सर्वप्रथम कोपरनिकस 1543 में बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है। यह सौरमंडल में केंद्र में स्थित है। खगोलीय इकाई का उपयोग आमतौर पर सौरमंडल दूरियां को मापने के लिए किया जाता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। और मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका सेल्सियस तापक्रम कितना है? 464 डिग्री सेल्सियस तापमान है सबसे ज्यादा सूर्य का। शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार, शाम का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। ये सबसे चमकदार ग्रह भी है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है।
पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365.25 दिन लगते हैं। पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में लगभग 365.25 दिन समय लगता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 1 मिनट में भूमध्य रेखा पर लगभग 27.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 1 मिनट में भूमध्य रेखा पर लगभग 27.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 152 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 152 मिलियन किलोमीटर है। ऑफशोर की स्थिति होती है। यह स्थिति 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। 4 जुलाई को पृथ्वी एवं सूर्य के बीच निकटतम दूरी 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच निकटतम दूरी होती है जब सूर्य से 147.5 मिलियन दूरी पर होता है पृथ्वी, जिसे उपसौर कहते हैं। जब सबसे कम दूरी निकटतम दूरी 3 जनवरी को होती है जो 147.5 मिलियन वर्ष होता है, और सबसे अधिकतम दूरी जो होती है यह होता है 152 मिलियन किलोमीटर होता है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा 179 होती है। यदि दोनों ध्रुव को भी रेखा माना जाए तो यह रेखा 179 प्लस 2 181 हो जाएगी। 180 डिग्री देशांतर रेखा प्रधान यामनोत्तर प्रिंसिपल मेरिडियन के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है। पहली बार आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य उदय और सूर्यास्त होता है। पहली बार आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास के लगभग 43 किलोमीटर अधिक है। विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से लगभग 43 किलोमीटर ज्यादा है। पृथ्वी का पृथ्वी का भूमध्य पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर तथा ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। शनि को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लगता है। शनि को सूर्य को चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लगता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 वर्ष में पूरा करता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर का परिक्रमा 84 वर्ष में पूरा करता है। सभी देशांतर रेखा बृहत रेखा होती है, जबकि अक्षांश रेखा में सिर्फ विषुवत रेखा बृहद रेखा होती है। मिस्र की राजधानी काहिरा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। मिस्र की राजधानी काहिरा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा से होकर जाती है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने के आधार पर प्रधान मध्याह्न रेखा होती है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारण करने का आधार प्रधान मध्याह्न रेखा जीईटी होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया, जो भू आकृति एक रेखीय गर्त होता है। इसे तलछट जमा हो जाती है। भूगोल में कोबर का भू-सन्नति सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। धारवाड़ चट्टान प्रणाली सबसे पुरानी आर्कियन चट्टान है। धारवाड़ चट्टान प्रणाली सबसे पुरानी आर्कियन चट्टान है। सबसे अधिक खनिज संसाधन इसी चट्टान में पाई जाती है। धारवाड़ में विंध्य चट्टान प्रणाली पश्चिम बिहार में विशेष कैमूर और रोहतास जिला में पाई जाती है। विंध्य चट्टान प्रणाली पश्चिम बिहार में विशेषकर कैमूर और रोहतास जिला में पाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज और शैल पाए जाते हैं। विंध्य चट्टान जो रोहतास और कैमूर में पाई जाती है, जिसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज और शैल पाए जाते हैं। क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाई गई अवसाद से निर्मित होती है। क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाई गई अवसाद से निर्मित होती है। यह सेनोजोइक युग का है क्वाटरनरी चट्टान, जो हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाई गई अवसाद से निर्मित होती है। तृतीय चट्टान प्रणाली पश्चिम चंपारण जिला में स्थित है। तृतीय चट्टान प्रणाली पश्चिम चंपारण में स्थित है। यह ईओसीन के प्लोसीन युग तक के दौरान बनी थी। हिमालय का पर्वत प्रदेश शिवालिक है। हिमालय का पर्वत प्रदेश को शिवालिक कहते हैं। यहाँ बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। यह हिमालय का सबसे दक्षिणतम श्रेणी को शिवालिक कहते हैं। हिमालय पर्वत की धौलागिरी चोटियां भारत में नहीं है। यह पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। हिमालय का धौलागिरी चोटियां भारत में नहीं है, यह नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,167 मीटर है। बतुरा हिमालय पर्वत के गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र में हुजा जिले में 57 किलोमीटर लंबी हिमनद है। बतुरा हिमालय पर्वत के गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र में के हुजा जिला में 57 किलोमीटर लंबी हिमनद है।
सियाचिन हिमनद से 76 किलोमीटर ध्रुवीय प्रदेश के बाद दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। सियाचिन हिमनद 76 किलोमीटर ध्रुवीय प्रदेश के बाद दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। यह काराकोरम रेंज में अवस्थित है। शिवालिका श्रेणी में शिमला, मंसूरी, कुल्लू, नैनीताल जैसी कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। शिवालिक श्रेणी में शिमला, मसूरी, कुल्लू, नैनीताल जैसे कई प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं। बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर नामचा बरवा पर्वत स्थित है। यह तिब्बत में स्थित है। नामचा बरवा पर्वत है। सांगपो ब्रह्मपुत्रा नदी नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जिसे यहाँ दिहांग नदी कहा जाता है। सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी नमचा बरवा में यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, सांगपो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को। अटल टनल रोहतांग सुरंग पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी को पार करती है। यह टनल लद्दाख को स्फीत घाटी से जोड़ती है। यह लेह मनाली हाईवे पर हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। कौन? अटल टनल रोहतांग सुरंग। इस टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। फीट की ऊंचाई पर अटल टनल स्थित है। यह सुरंग 2020 में बनकर तैयार हुआ। यह सुरंग 3,048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अटल टनल। यह टनल रोहतांग दर्रे में बनाई गई है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है। इस पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 300 से 650 मीटर है। उच्चतम चोटी 752 मीटर ऊंची है, जिसे सद्भावना शिखर भी कहते हैं। इसे कालूमोर चोटी एवं काम्बे चोटी के नाम से भी जाना जाता है। नदियों को जोड़ने में यह श्रृंखला बड़ा बाधक है। पूर्वी घाट पश्चिम घाट नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोरा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 किलोमीटर है। यह पर्वत अपनी जैविक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। डोरा बेटा नीलगिरी पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2637 किलोमीटर है। यह अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। पाइकारा नदी नीलगिरी पहाड़ियों के ढलानों से होकर बहती है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल तल में बंबई के दक्षिण पश्चिम से होकर 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज किया है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज किया है, जिसका नाम रमन सागर पर्वत है। 1951 में इसकी खोज अमेरिकी तेल पोत द्वारा की गई थी। 1951 में 1992 में इसका दूसरा नाम रमन रिज रखा गया था। महाराष्ट्र में एवं कर्नाटक के पश्चिम घाट को सह्याद्री पर्वत कहते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। इस पर्वत की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। सह्याद्री पर्वत संकरी है। पश्चिम घाट की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई इसकी 50 से 80 किलोमीटर है। पश्चिम घाट की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर है। भारत के 4 हॉट पोस्ट हैं। पहला हॉट पोस्ट का नाम है हिमालय क्षेत्र, दूसरा पश्चिम घाट और श्रीलंका, तीसरा है इंडो बर्मा और चौथा है सुंडालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं, जिसमें पहला है हिमालय क्षेत्र में, दूसरा है पश्चिम घाट और श्रीलंका, तीसरा है इंडो बर्मा और चौथा है सुंडालैंड, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। अन्नामलाई पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी का नाम अन्नाई मुड़ी है। अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुड़ी है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर है। अन्नामुड़ी की ऊंचाई 2695 मीटर है। यह अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में सबसे ऊंची चोटी है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नाई मुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कार्डमम पहाड़ियां हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कार्डमम पहाड़ियां स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ियां के दक्षिण में कार्डेमम पहाड़ियां हैं। अन्नामलाई पहाड़ियां के दक्षिण में कार्डमम पहाड़ियां हैं। यह दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और केरल में स्थित है। यह पहाड़ियां छोटी इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अन्नामलाई पहाड़ियां। गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। यह पर्वत गुजरात जूनागढ़ राज्य में स्थित है। 23वें जैन तीर्थकर 22वें तीर्थकर गेनीनाथ का मोक्ष स्थल गिरनार है। यह गोरखनाथ का मंदिर स्थित है। यहाँ पे गोरखनाथ का मंदिर स्थित है। इसकी ऊंचाई 1031 मीटर है।
सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी का एक भाग है। सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार में पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। यह बिहार में उत्तरी पश्चिम भाग में अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई 874 मीटर है ऊंचाई है। यह बिहार नेपाल सीमा के समांतर फैली हुई। यह त्रिवेणी नहर से लेकर भीकना ठोरी दर्रे तक विस्तृत है। यह दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना का भाग है। यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि पर्वतों में विस्तृत है। प्रायद्वीपीय पठार अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पलानी की पहाड़ी अन्नामुरी में मिलता है। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ियां और पालनी की पहाड़ियां अन्नाईमुरी में मिलती है। यह अन्नामलाई की सबसे ऊंची है, 2695 मीटर चोटी है। यह केरल के एर्नाकुलम जिला और इडुक्की जिला में स्थित है। अरावली, यूराल और अपलेशियन युवा वलित पर्वत नहीं है। यह प्राचीन वलित पर्वत है। नवीन युवा वलित पर्वत हिमालय, अल्पास, एंडीज, रॉकी आदि हैं। युवा वलित पर्वत हिमालय आदि का निर्माण तृतीय काल क्रेटेशियन में हुआ है। हिमालय में हिम रेखा का औसत ऊंचाई 4300 मीटर से 6000 मीटर है। हिम रेखा पर्वतीय या ध्रुवीय क्षेत्र में होता है। हिम रेखा पर्वतीय या ध्रुवीय क्षेत्र में होता है। यह एक काल्पनिक रेखा है जिसके ऊपर हमेशा बर्फ जमा रहती है। विषुवतीय, ध्रुवीय और हिमालयी क्षेत्र में हिम रेखा अलग अलग होती है। विषुवतीय, ध्रुवीय और हिमालयी क्षेत्र में हिम रेखा अलग अलग होती है। अल्पस क्षेत्र न्यून हिम रेखा के अंतर्गत आता है। हिमानी क्षेत्र में वृक्ष नहीं होते हैं। अल्पस की ऊंचाई 4809 मीटर है। पूर्वी घाट क्षेत्र भूसंकलन प्रवृत्त नहीं है। भूसंकलन मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्यतः वर्षा के मौसम में होती है। भूसंकलन मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः वर्षा के मौसम में होती है। यह एक प्राकृतिक आपदा है। पूर्वी घाट एक स्थिर क्षेत्र है। इसके ढलान कम खड़ी है। पूर्वी घाट एक स्थिर क्षेत्र है। इसके ढलान कम खड़ी है। भारत में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों भूसंकलन में सर्वाधिक प्रभावित है। भारत में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों भूसंकलन से सर्वाधिक प्रभावित है। यह भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र नहीं है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। पूर्वी घाट की ऊंचाई 600 मीटर है। लिखा पानी हिमनद भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह हिमनद म्यांमार सीमा पर अवस्थित है। मूला, मरकत और बोलन पर्वतीय दर्रे हैं। इसे पास गैप भी कहा जाता है। बोलन दर्रा पाकिस्तान और के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। बोलन दर्रा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। मूला दर्रा पाकिस्तान के काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। खुजराब दर्रा उत्तरी पाकिस्तान और चीन के बीच झिंजियांग के बीच काराकोरम पर्वतमाला में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। मूला दर्रा पाकिस्तान के काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। खुरजेराब दर्रा उत्तरी पाकिस्तान और चीन के बीच झिंजियांग के बीच काराकोरम पर्वतमाला में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। दक्कन ट्रेप का निर्माण क्रेटेशियन काल के दौरान बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम स्वरूप बना था। छोटा नागपुर पठार अग्र गंभीर झारखंड राज्य का अधिकांश भाग इस पठार के अंतर्गत आते हैं। इसके मध्य पश्चिम भाग को पटभूमि भी कहा जाता है। अग्र गंभीर पठार वलित पर्वत श्रृंखला के सामने या किनारे स्थित होता है। छोटा नागपुर पठार खनिजों, कोयला और लो एस्क, मैग्नीज, तांबा, अभ्रक आदि के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर पठार दामोदर घाटी की खनिज का हृदय स्थल और औद्योगिक भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। दंडकारण्य क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। दंडकारण्य मुख्यतः छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में दंडकारण्य पठार का विस्तार है। दंडकारण्य क्षेत्र पश्चिम में अबूझमाड़ हिल और पूर्वी घाट तक विस्तृत है। दंडकारण्य सूखाग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ आदिवासी और जनजातीय आबादी निवास करती है। भुवन पहाड़ मेघालय पठार का अंश नहीं है। भुवन की पहाड़ियां असम के बराक घाटी में कछार जिले में स्थित है, जो मणिपुर और मिजोरम की सीमा से लगी होती है। जो जिला सुरंग श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जो जिला सुरंग लद्दाख के कारगिल जिला में स्थित है। मालनाड को कर्नाटक का चेरापूंजी भी कहा जाता है। भारत की सीमा प्रादेशिक जल तट से 12 समुद्री मील है, जो 21.9 किलोमीटर है। 12 समुद्री मील में 21.9 किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैला हुआ है। भारत का प्रादेशिक जल सीमा जो है यह 12 मील समुद्री मील या 21.9 किलोमीटर है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र जो 200 समुद्री मील तक फैला। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है।
लक्षद्वीप टापू दक्षिण पश्चिम सागर में अवस्थित एक प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप है। लक्षद्वीप टापू दक्षिण पश्चिम सागर में अवस्थित एक प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप है। यहाँ द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। इसका आकार घोड़ा के नाल जैसा है, जिसे एटॉल कहा जाता है। उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है। उत्तराखंड जिला पिथौरागढ़ नेपाल और तिब्बत दोनों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तराखंड जिला पिथौरा नेपाल और तिब्बत दोनों के साथ सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लंबा सीमा मध्य प्रदेश से लगता है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान का सीमा मध्य प्रदेश से लगी हुई है। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात की राज्य की सीमा लगी हुई है राजस्थान से। संदर्भ: विदर्भ एक प्रादेशिक विभाग है। भारत में यह महाराष्ट्र का अंग है। यह महाराष्ट्र राज्य का विदर्भ उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। पाट अंचल झारखंड में अवस्थित है। अनवरत अपरदन से यह क्षेत्र पटलैंड में तब्दील हो गया था। झुमरी तलैया झारखंड राज्य में स्थित है। यह कोडरमा जिला के अंतर्गत आता है। झुमरी तलैया झारखंड राज्य में अवस्थित है। यह कोडरमा जिला के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल के अनुसार यही अवरोही क्रम मध्य प्रदेश में 3,08,252, उत्तर प्रदेश में 2,40,928, आंध्र प्रदेश में 1,60,205 और बिहार में 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल सब बता रहा है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल 1,60,205 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का जो है 3,08,252 किलोमीटर क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर है। और आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल जो 1,60,205 किलोमीटर है और बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत की 3 बड़े राज्य राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र का 3,07,713 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां बड़ा राज्य है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां बड़ा राज्य बिहार है। बिहार का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल का 2.86% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 करोड़ था। 2011 की जनगणना के अनुसार में बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है। असम कुल मिलाकर 7 राज्यों से घिरा हुआ है। यह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। असम भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कच्छ है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला जो है कच्छ जिला है, जो 45,652 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कच्छ जिला भारत की 9 राज्यों की सीमा समुद्र तट से जुड़ा हुआ है। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। भारत की 9 राज्यों की सीमा समुद्र तट से जुड़ा हुआ है, जो है केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। सबसे छोटा तटीय सीमा वाला राज्य गोवा है, जिसका 100 किलोमीटर से अधिक है। सबसे छोटा तटीय सीमा वाला राज्य गोवा है, जो 100 किलोमीटर से अधिक है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसे पिंक सिटी कहा गया है। पिंक सिटी। जयपुर में हवा महल का निर्माण 1799 में प्रताप सिंह ने करवाया था। जयपुर में हवा महल का निर्माण 1799 में प्रताप सिंह ने करवाया था। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जयपुर को 2019 में शामिल किया गया। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जयपुर को 2019 में शामिल किया गया। उत्तरी पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड मेघालय है। उत्तरी पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड मेघालय को कहते हैं। शिलोंग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। शिलोंग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। द्रविडियन प्रजाति भारत में मुख्य रूप से दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। यह प्रजाति द्रविडियन भाषा परिवार तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु से संबंधित है। द्रविडियन प्रजाति भारत के मुख्य रूप से दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। ये प्रजाति द्रविड़ भाषा परिवार में तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। ये लोग पशुचारक होते हैं। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। ये लोग पशुचारक होते हैं। बोडो जनजाति मुख्य रूप से असम राज्य में निवास करती है।
निर्जातीय और बहुजातीय समुदाय हैं। गारो जनजाति मेघालय के अलावा असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। गारो जनजाति मेघालय के अलावा असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। भील जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान आदि राज्यों में भी पाई जाती है। भील जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान आदि में भी भील जनजाति पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला जनजाति भील है। भील जनजाति है जो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान आदि राज्यों में पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला जनजाति भील है। टोडा जनजाति तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है। टोडा जनजाति तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है। भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में भरमौर जनजाति पाई जाते हैं। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित और गैर अनुसूचित लोगों की मेतई कहा गया है। मेतई जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। यह अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होने की मांग कर रहा है। मेतई जनजाति मेतई मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों की मेतई कहा जाता है। यह अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होने की मांग कर रहा है। गंगा की जलोढ़ मिट्टी की गहराई भूमि सतह से लगभग 6000 मीटर तक फैला हुआ। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की गहराई भूमि सतह से के नीचे लगभग 6000 मीटर तक फैली हुई। गंगा नदी में जलोढ़ मिट्टी का समांतर गहराई 1000 से 2000 मीटर तक है, जो उत्तरी भाग में कम और निचली भाग में अधिक है। गंगा नदी घाटी में जलोढ़ मिट्टी का समांतर गहराई 1000 से 2000 मीटर तक है, जो उत्तरी भारत में कम और निचली भारत में अधिक फैला हुआ। देव प्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम होता है। भारत का सबसे बड़े उपवास क्षेत्र में गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर में फैली है। गंगा नदी का उत्तराखंड राज्य से लेकर बंगाल की खाड़ी तक का उपवास क्षेत्र है, 2525 किलोमीटर है। बराकर और उत्तरी कोयल नदी गंगा नदी की उपनदियां। बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी की उपनदी हैं। बिहार राज्य में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार राज्य में गंगा की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार के पटना जिला में गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र 99 किलोमीटर। बिहार के पटना जिला में गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र 99 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी 12 जिला से होकर प्रभावित होती है, जो बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय में स्थित है। बिहार में गंगा नदी 12 जिला से होकर प्रभावित होती है, जिसमें बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय स्थित है। पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी नदी है। इसका अन्य नाम शालिग्रामी भी है। गंडक का अन्य नाम शालिग्रामी नारायणी है। गंडक सारण जिला में सोनपुर के समीप पलहेजा घाट के निकट गंगा में मिलती है। गंडक नदी जो है यह सारण जिला के सोनपुर के समीप पलहेजा घाट के पास निकट गंगा में मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक सुबनसिरी, मानस, लोहित, धनासिरी, तीस्ता, कामेंग, बुराई, बेकी आदि नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है? सुबनसिरी, मानस, लोहित, धनासिरी, तीस्ता, कामेंग, बुरोई, बेकी आदि नदियां मिलती है। भारत में यारलुंग तंगपो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। भारत में यारलुंग तंगपो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास हिमनदियों से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र का स्रोत है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास हिमनदों में सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र का स्रोत है। नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। यह नदी तीव्र घाटी से बहने के कारण अपने साथ गाद नहीं छोड़ती है और डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नर्मदा नदी में डेल्टा का निर्माण नहीं होता। सोन और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से। सोन और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी से। नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली दो नदियां हैं। ये दोनों अरब सागर में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर प्रभावित होती है और यह दोनों नदी अरब सागर में गिरती है। कावेरी नदी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्यों और पुदुचेरी केंद्र प्रदेश से होकर बहती है। कावेरी नदी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्यों और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है। यह ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। तेल, शिवनाथ, जोंक, हंसदेव, मांड, हंस, शंख आदि नदियां महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। महानदी की प्रमुख सहायक नदी का नाम है तेल नदी, शिव नदी, जोंक नदी, हंसदेव, मांड नदी, हव नदी, शंख नदी आदि महानदी की सहायक नदी है। यह नदी उड़ीसा की प्रमुख नदी का नाम है महानदी। गंगावली और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रभावित होकर अरब सागर में मिलती है। गंगावली और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रभावित होकर अरब सागर में मिलती है। गंगावली और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रभावित होकर
अरब सागर में मिलती है। भीमा नदी कृष्णा नदी का उपनदी है। भीमा नदी कृष्णा नदी का उपनदी है। कोयल, घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी आदि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी का नाम है कोयना, 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 घाट प्रभा नदी, कोयना नदी, घाट प्रभा नदी, मालप्रभा नदी, तुंगभद्रा नदी, मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बरसाती नदी कहा जाता है। इन नदियों में छोटे बेसिन और कम जल ग्रहण क्षेत्र होता है। प्रायद्वीपीय नदी प्राचीन पठार से होकर बहती है। प्रायद्वीपीय नदी प्राचीन पठार से होकर बहती है। दंडकारण्य में इंद्रावती और सबरी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। दंडकारण्य में इंद्रावती और सबरी नदियां गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियां नासिक से निकलती है। गोदावरी जो है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियां नासिक से निकलती है। प्रवरा, मंजर, प्राणहिता और पूर्णा गोदावरी की अन्य सहायक नदी है। गोदावरी की अन्य सहायक नदी का नाम है प्रवरा नदी, मंजर नदी, प्राणहिता नदी। ये सभी गोदावरी की सहायक नदी हैं। सोन नदी का उत्पत्ति अमरकंटक मैकाल श्रेणी के में अवस्थित है। सोन नदी का उत्पत्ति अमरकंटक मैकाल श्रेणी में अवस्थित है। अधिकांश हिमालय नदियां बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर करती है। अधिकांश हिमालय वाली नदियां बारहमासी नदी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी जो है वर्षा पर निर्भर करती है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। हिमालय नदी का ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है स्थित है। हिमालय नदी हिमालयी क्षेत्रों में ऊंचाई पर बर्फ के जमे रहने के कारण और गर्म में पिघलते रहने से इनके क्षेत्र में नदियां बारहमासी नदी कहलाती है। हिमालय क्षेत्र में ऊंचाई पर बर्फ के जमे रहने के कारण और गर्मी से पिघलते रहने के कारण इसके अन्य क्षेत्रों में नदियां बारहमासी नदियां कहलाती है। अटक में अपनी पहाड़ियां यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान से होकर प्रवाहित होकर होने वाली काबुल नदी से जुड़ती है। अटक में अपनी पहाड़ियां यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान से होकर प्रभावित होने वाली काबुल नदी से जुड़ती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील, बोखुरचू ग्लेशियर, सिंगहिवम ग्लेशियर में होता है। यह तिब्बत, चीन, भारत और पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील, बोखुरचू ग्लेशियर, सिंगी खम्बन ग्लेशियर में होता है। यह तिब्बत, चीन, भारत और पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी तिब्बत, चीन, भारत और पाकिस्तान 4 देश से गुजरती है। 3 देश एक और हुआ। भारत में तुंद्रा और भागा नदियां लोहित घाटी हिमाचल प्रदेश में बहती है। तंडी के निकट चंद्रा एवं भागा का संगम होता है। चिनाब नदी कहलाती है। चिनाब नदी जो बनती है तंडी के निकट में चंद्रा और भागा का संगम होता है, यहाँ से चिनाब नदी बनती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का नाम है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। गंगा नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। स्वर्ण रेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां छोटा नागपुर पठार से निकलती है। स्वर्ण रेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल पुष्कर घाटी है। यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल पुष्कर घाटी से यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। लूनी की भूमि बाधित नदी कहते हैं। लूनी को भूमि बाधित नदी कहते हैं। यह जल के खारेपन के कारण इसका नाम लूनी पड़ा था। कोसी मैदान की समुद्री तल से ऊंचाई 30 किलोमीटर है। कोसी मैदान की समुद्री तल से ऊंचाई जो है 30 मीटर है। इस मैदान की सामान्य ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदान की सामान्य ढाल जो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर है। कोसी नदी का ढाल उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर है। कोसी नदी को बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है। मार्ग परिवर्तन और बाढ़ की विभीषिका के कारण कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी नेपाल से बिहार में प्रवेश करती है। कोसी का उद्गम स्थल गोसाईनाथ हिमालय पर्वत है। हिमालय क्षेत्र में 7 धाराएं बहती है। कोसी नदी कटिहार के कुर्सेला में गंगा में मिलती है। कोसी नदी कटिहार के कुर्सेला में गंगा नदी में मिल जाती है। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में इसके ऊपर बांध बनाया गया है। चौर का अर्थ है डेल्टा। इसमें जलोढ़ तलछट भी कहते हैं, जो नदी के मुहाने पर बनती है। कंकड़ बांगर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बांगर क्षेत्र में कंकड़ पाए जाते हैं। कयाल केरल में तटीय पश्च जल को कहा जाता है। यह लैगून प्रकार का उथले समुद्री जल के निकाय को संदर्भित करता है। पंजाब के मैदान को मांड कहा जाता है। स्वर्ण रेखा नदी नगरी गांव के पास
की पहाड़ी से निकलती है। इस नदी का हुंड्रू जलप्रपात है। काली नदी, महाकाली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। यह नदी तिब्बत सीमा के पास लिपुलेख दर्रा के पास काली पानी से निकलती है। काली नदी जो है, महाकाली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। यह नदी तिब्बत सीमा के पास लिपुलेख दर्रा के पास काला पानी से निकलती है। भारत में इसे शारदा नदी भी कहा गया है। भारत में शारदा नदी काली नदी को कहा गया है, जो तिब्बत से निकलती है, भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। भवानी द्वीप कृष्णा और सरिताओं के मध्य स्थित है। तुंगभद्रा, पेनगंगा और महानदी पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा नदी अरब अरब की खाड़ी में गिरता है। नर्मदा नदी अरब की खाड़ी में गिरता है। तुंगभद्रा, पेनगंगा और महानदी पूर्व की दिशा में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। गंगा नदी के किनारे तट पर अवस्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर है। गंगा नदी के किनारे तट पर अवस्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर है। कानपुर में चमड़ा और वस्त्र उद्योग के लिए उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। कानपुर चमड़ा और वस्त्र उद्योग के लिए भारत में प्रसिद्ध उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। उत्तरकाशी शहर भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। उत्तरकाशी शहर भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। उत्तराखंड राज्य का एक जिला है। इसका प्राचीन नाम बाराहाट था। बाराहाट उत्तरकाशी शहर भागीरथी नदी के किनारे अवस्थित उत्तराखंड राज्य का एक जिला था, जिसका नाम पहले प्राचीन में बाराहाट था। कश्मीर के पहलगाम लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ। कश्मीर में जो पहलगाम है, लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है। ये झेलम की सहायक नदी है। लिद्दर झेलम की सहायक नदी है, जो कश्मीर में पहलगाम लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है। झेलम की सहायक नदी है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित, इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित है, इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, इसकी ऊंचाई लगभग 322 फीट है। इस पर जल विद्युत संयंत्र 902 में लगाया गया था। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, इसकी ऊंचाई लगभग 322 फीट है। इस पर जल विद्युत संयंत्र 902 में लगाया गया 1902 में लगाया गया था। बुलर जम्मू कश्मीर तथा लोटक मणिपुर मीठे पानी की झील है। बुलर जो है जम्मू कश्मीर में और लोटक जो है मणिपुर में मीठे पानी का झील है। चिल्का झील उड़ीसा तथा सांभर राजस्थान का लवण झील है। चिल्का उड़ीसा में और सांभर राजस्थान में लवण झील है। नमकीन झील है, चिल्का उड़ीसा में है और सांभर राजस्थान में ये नमकीन है, जबकि बुलर झील मीठा झील है, मीठे पानी का झील है, और लोटक मणिपुर में जो ये भी मीठे पानी का झील है। बिहार के कैमूर जिला में तेलहाट कुंड जलप्रपात अवस्थित है। बिहार के कैमूर जिला में तेलहाट कुंड जलप्रपात अवस्थित है। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित कांवर झील है। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील बिहार के बेगूसराय जिला में अवस्थित कांवर झील है। कांवर झील बेगूसराय जिला में अवस्थित बिहार का प्रथम रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित बिहार का प्रथम रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। बिहार का दूसरा और तीसरा रामसर साइट जमुई जिले का नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य है। बिहार का दूसरा और तीसरा रामसर साइट जमुई जिला का नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य है। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बराज से होता है। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बराज से है। सतलज और ब्यास नदी के संगम पर हरिके बराज निर्मित है। सतलज और ब्यास के संगम पर हरिके बराज स्थित है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, जिसकी लंबाई है 649 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर जो सतलज और ब्यास नदी के संगम पर हरिके बराज से निर्मित है, इस भारत में इसकी सबसे लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर है। भारत का सबसे ठंडा शुष्क स्थल लेह है। भारत का सबसे ठंडा शुष्क स्थल लेह है। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात की उत्पत्ति 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य होती है। चक्रवात के केंद्र को चछुआई कहते हैं। भारत के मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात की उत्पत्ति 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य होती है। चक्रवात के केंद्र को आई चछु कहते हैं। चक्रवात के केंद्र के निम्न दाब होता है। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार CWG ह्यूमन सिस्टेमिक क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर और मौसम टाइप जलवायु प्रदेश में आते हैं। कोपेन ने 1918 में और संशोधित रूप से 1936 में अनुभवज्य जलवायु पद्धति विकसित किया था। उष्णकटिबंधीय पूर्वी तट स्ट्रीम अंत उष्णकटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र को वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रामीण मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है। तिब्बत ऊंचे और लाल नीला का संबंध भारतीय ग्रीन मानसून से तिब्बती ऊंचे और लाल नीला का संबंध भारतीय ग्रीन
ग्रीष्म मानसून से है। भारत में सबसे सूखा स्थान लेह है। लेह में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। लेह में भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित करता है। इसका कारण है स्थल तथा समुद्र के अभिवेदन तापन के कारण होता है। मानसून हवाओं की उत्पत्ति वायुदाब और हवाओं की पेटियां में बदलाव के कारण होती है। मानसूनी हवा की उत्पत्ति वायुदाब और हवाओं की पेटियों में बदलाव के कारण होती है। हैदराबाद में स्थित दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की समांतर 15 अक्टूबर है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी समांतर तिथि 15 अक्टूबर है। अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है। अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इसकी जलवायु में भिन्नता इसकी ऊंचाई भिन्नता के कारण है। अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इसकी जलवायु में भिन्नता इसकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण है। अक्षांश से जलवायु निर्धारित होती है। अक्षांश से जलवायु निर्धारित होती है। मानसून का निर्वर्तन साफ आकाश से इंगित होता है। मानसून का निर्वर्तन साफ आकाश में इंगित होता है। नवंबर में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपरी निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित होती है। नवंबर में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि पवनी किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त हो पाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं अरब सागर शाखा के समांतर अरावली श्रेणी है, जिसके अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। भारत का कोरोमंडल पूर्वी तट पर दक्षिण भाग कहलाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के सबसे अधिक प्रभावित है। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरी चैनल बनाता है तो इसे अवनालिका अपरदन कहते हैं। भारत में अवनालिका अपरदन सबसे अधिक चंबल और यमुना नदी के उत्खत भूमि में होता है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून से 80% प्राप्त होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून से 80% प्राप्त होती है। कोरोमंडल तट पर अक्टूबर और नवंबर के महीना में भारी वर्षा होता है। कोरोमंडल तट पर अक्टूबर और नवंबर के महीना में भारी वर्षा होता है। आम्र वर्षा आम की फसल से संबंधित है। मुख्यतः अप्रैल माह में होती है आम्र वर्षा। केरल और कर्नाटक में मानसून वर्षा आम्र वर्षा होती है। केरल और कर्नाटक में मानसून वर्षा आम्र वर्षा होती है, जो आम के फसल के लिए लाभदायक होती है। चेरापूंजी मेघालय राज्य में अवस्थित है। यह खासी पहाड़ियों पर स्थित होती है। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उसमें वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। तमिलनाडु में मुख्यतः जाड़ी में वर्षा होती है। हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में भूकंप आता है। हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में भूकंप आता है। मध्य पूर्वी भारत सूखाग्रस्त क्षेत्र है। मध्य पूर्वी भारत सूखाग्रस्त क्षेत्र है। चक्रवात में सर्वाधिक प्रभावित भारत का राज्य उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल है। चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित राज्य जो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल है। काली काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसे काली कपासी मिट्टी के भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनाइट पाए जाते हैं। काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनाइट पाए जाते हैं। काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी नदियों का द्वारा निर्मित होती है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। सॉरी, प्राचीन जलोढ़ को बांगर मिट्टी कहा जाता है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार मुख्यतः दक्षिण के गया, औरंगाबाद, नालंदा, भागलपुर, मुंगेर, बिहार के पटना आदि जिलों में पाया जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार मुख्यतः दक्षिण के गया, औरंगाबाद, नालंदा, भागलपुर, मुंगेर, बिहार के पटना आदि जिला में पाया जाता है। दोमट मिट्टी में मृत्तिका, बालू के कण और गाद के कण पाए जाते हैं। केरवा मिट्टी केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। केसर की खेती के लिए केरवा मिट्टी प्रसिद्ध है। केरवा मिट्टी कश्मीर घाटी में हिम और झीलिया निक्षेप के जमाव के फलस्वरूप निर्मित होता है। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणियों में मिलने वाली झीलिया निक्षेप को भी केरवा कहा जाता है। पौधे की सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलती है। इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। वृक्ष की जड़ों को मिट्टी में पानी की कोशिका जल के रूप में मिलता है। मेघालय में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है। लेटराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता है। मृदा अपरदन वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में सोपानी अथवा
समुच्च रेखीय कृषि द्वारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में सोपानी अथवा समुच्च रेखीय कृषि द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मेड़बंदी द्वारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है। अति चराई पर रोक लगाकर मृदा अपरदन रोका जा सकता है। भारत में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल है। सुंदरवन सघन मैंग्रोव वन है। इस सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है। सुंदरवन में सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरवन पड़ा है। मिजोरम राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत है, 85.34% भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनों के अंतर्गत पाया जाता है। मिजोरम राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत में 85.34% भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन के अंतर्गत पाया जाता है। मिजोरम में सबसे ज्यादा वन है। हिमालयी भूरा भालू एशियाई जंगली भैंस रेगिस्तान लोमड़ी दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना 1948 में हुआ था। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका मुख्यालय मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र स्थित है। मन्नार की खाड़ी, ज्वार, समुद्र तट, निकट तटीय नद, मुख्य पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, भूमि दलदल और मैंग्रोव के साथ विविध जीव प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण और भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर बिहार में स्थित है। गंगटेक डॉल्फिन की AIUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलजीव 5 अक्टूबर 2019 को घोषित किया गया था। डॉल्फिन इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। गंगटेक डॉल्फिन को क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। गंगटेक डॉल्फिनी के क्रिस्टलीय नेत्र नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। कांटेदार जंगल शुष्क क्षेत्र अर्थात राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के पूर्वी ढलानों पर पाए जाते हैं। बिहार में पश्चिम चंपारण जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्रफल से घिरा है। बिहार में पश्चिम चंपारण जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्रफल से घिरा है। भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की क्रमशः 47,000 और 81,000 नई प्रजातियां पाई जाती है। भारतवर्ष में वनस्पति और जीवों की क्रमशः 47,000 और 81,000 प्रजातियां पाई जाती है। वनस्पति का 47,000 और जीवों की प्रजातियां 81,000 पाई जाती है भारत में। चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादर एवं नगर हवेली, दमन द्वीप द्वारा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में सबसे कम वनाच्छादित क्षेत्र चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादर, नगर हवेली, दमन द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में सबसे कम वनाच्छादित क्षेत्र चंडीगढ़ में स्थित है। पूर्वी घाट में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। पूर्वी घाट में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। केरल की शांत घाटी संरक्षित क्षेत्र है क्योंकि इसमें पौधे और जानवरों की बहुत दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। पश्चिम घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदी के एकीकरण से जुड़ी हुई है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत में सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग लघु एवं बृहद परियोजना से पूरा होता है। लघु सिंचाई योजना में 2000 हेक्टेयर तक के कृषि योग्य कमांड क्षेत्र को सिंचित की जाती है। 2000 क्षेत्र को त्रिवेणी सिंचाई नहर परियोजना बिहार के उत्तर पश्चिम में गंडक नदी से निकलती है। पश्चिम चंपारण में इससे सिंचाई की जाती है। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई परियोजना के लिए की जाती है। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया। शिव समुद्रम कावेरी नदी भारत का सबसे पुराना दूसरा जल शक्ति 1902 उत्पादन केंद्र है। शिव समुद्रम कावेरी नदी भारत का सबसे पुराना दूसरा जल शक्ति हाइड्रो पावर 1902 में उत्पादन केंद्र है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग सिद्रापोंग में 1897 में जल विद्युत केंद्र 130 किलोवाट स्थापित किया गया था। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सिद्रापोंग में 1897 में जल विद्युत केंद्र 130 किलोवाट स्थापित किया गया था। यह एशिया का प्रथम जल विद्युत केंद्र था। हीराकुंड बांध उड़ीसा महानदी पर बनाई गई। हीराकुंड बांध 60.96 मीटर ऊंचा 4.8 किलोमीटर मुख्य लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। हीराकुंड बांध की ऊंचाई कितनी है? 60.96 मीटर ऊंचा है और 8.4 किलोमीटर लंबा है। ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। मैथोन, बेल पहाड़ी एवं तेलैया बांध बराकर नदी पर बनाए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडल बांध परियोजना की नींव 2019 में कोयल नदी पर बनाने की रखी थी। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान में अवस्थित है। कृष्णा में युग्म पैदावार का आशय विभिन्न मौसम पर दो फसलों को उगाने से है। गुणवत्ता युक्त बीज उर्वरक का उपयोग, कुशल सिंचाई तथा कीटनाशक का सही उपयोग कर कृषि उपज बढ़ाया जा सकता है। भारत में चावल धान फसल का रकबा क्षेत्रफल सर्वाधिक रहा है। उपज उच्च उपज किस्म कार्यक्रम 2020 में उच्च उपज किस्म कार्यक्रम 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के 1966 से 67 अंतिम दौर को हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन किया गया था। उपज किस्म की कार्यक्रम 20वीं शताब्दी के 7वें दशक, जिसमें 1966 से 67 अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रवृत्ति का सबसे उचित वर्णन करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन प्रगति किया गया था। द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति में अब तक लाभान्वित न हो पाने वाले क्षेत्र को बीज उत्पादन उर्वरक तकनीक का विस्तार करना था। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ संयुक्त उत्पादन का समायोजन करना था। पहला क्रांति में गेहूं सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में प्रगति किया। द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य रखा गया था जैसे बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ संयुक्त उत्पादन का समायोजन करना था। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध हरित क्रांति, श्वेत क्रांति तथा नीले क्रांति से है। इस क्रांति का उद्देश्य भारत में कृषि उत्पादन में विविधता लाने, किसानों की आय को सुधार करने के लिए किया गया था। और मत्स्य पालन में टिकाऊ सुनिश्चित करना था। काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल के उत्पादन से है। काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से था। गन्ना, कपास, जूट और गेहूं नकदी फसल नहीं है, यह खाद्य फसल है। दलहन एक फलीदार फसल है। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब सबसे आगे है। भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र और छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। बिहार में रोहतास जिला को चावल का कटोरा कहा गया है। भारत में चावल के उत्पादन राज्य आरोही क्रम में पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा चावल, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब में चावल का उत्पादन होता है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य गुजरात है। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र का जो 1818 में कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। प्रथम कपास मिल 1818 में कोलकाता में हुआ था, लेकिन भारत में कपास उत्पादन ज्यादा गुजरात में होता है। भारत में सबसे अधिक सूती मिल 122 महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में सबसे ज्यादा सूती मिल जो है महाराष्ट्र में 122 है। 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड कंपनी की स्थापना हुई थी और आधुनिक कपास उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत हुई थी। इस कंपनी की स्थापना काउसजी नानाभाई डावर द्वारा किया गया था। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। मूंगफली की कृषि शुष्क कृषि के अंतर्गत आता है। भारत में सर्वप्रथम कॉफी का बागान बाबा बुदन की पहाड़ी प्रारंभ किया गया था। भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक रबर का उत्पादन केरल में होता है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली आदि कपास खरीफ की फसल है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली आदि कपास ये सभी खरीफ की फसल है। गेहूं, सरसों, जौ, मटर, चना आदि रबी की फसल है। भारत में सबसे अधिक पटसन का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में मोटे अनाज का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का को दो कुतली, सांबा, कांगना आदि को मोटे अनाज की श्रेणी में रखा गया है। इसे रखा गया है। यूएन ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया था। 21वीं सदी का सुपर फूड मिलेट को कहा गया है। थारपाकर, राठी और मेतावी राजस्थान की दुधारू गाय की नस्लें हैं। बेलाडीला में हेमेटाइट लो एस्क का खनन होता है। यह उच्च गुणवत्ता 70% आयरन वाला एस्क है। भारत में सबसे अधिक कॉपर तांबा का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। मध्य प्रदेश का मालाजखंड कॉपर बेल्ट है। राजस्थान में देश का तांबा एस्क का सबसे बड़ा भंडार है राजस्थान में, जबकि मध्य प्रदेश इसका ज्यादा उत्पादन कर रहा है। राजस्थान का खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड के घाटशिला तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत की प्रथम बार कोयला खनन रानीगंज 1774 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। रानीगंज में प्रथम कोयला खनन रानीगंज में हुआ था। कोयला उत्पादन में राज्यों का अवरोही घटते क्रम झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है।
कोरबा कोयला खदान छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। झारखंड के धनबाद जिले में झरिया के कोनी कोयला बड़ा भंडार है। कोयला झरिया झारखंड में सबसे बड़ा कोयला भंडार है झरिया में, धनबाद के झरिया में है। भारत में अधिक मात्रा में निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है। कूलिंग कोयला के मुख्य आयात पर निर्भर करती है। भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य झरिया से हो रहा है। भारत में दामोदर महानदी, गोदावरी और सोन नदी घाटी कोयला के भंडार हैं। भारत में गोंडवाना लेन में कोयला का बड़ा भंडार है, लगभग 98% है। गोंडवाना क्षेत्र में 98% कोयला का भंडार है। यह कार्बोनिफरस युग में निर्मित हुआ था। भारत में सबसे पुराना तेल रिफाइनरी असम डिगबोई में है। डिगबोई रिफाइनरी की स्थापना 1901 में किया गया था। यह एशिया का सबसे पुराना तेल रिफाइनरी असम का जो है डिगबोई है, जो 1901 में भारत का सबसे पुराना रिफाइनरी है। तेल रिफाइनरी जो है असम में डिगबोई था। ये एशिया का सबसे पुराना तेल रिफाइनरी है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट 1970 के दशक में आया था। 1970 के दशक में सबसे पहले तेल ऊर्जा संकट आया था। 1973 में तेल निर्यातक देश में ओईपी की कीमतों में अकस्मात 400% से अधिक वृद्धि की गई थी। ओपेक में 1973 में तेल निर्यातक देशों ने ओपेक ने कीमत में अकस्मात 400 गुना से अधिक वृद्धि कर दिया था। भारत में खाड़ी युद्ध के कारण 1990 के दशक में प्रारंभ में तेल संकट आया था। अभ्रक कोडरमा में पाई जाती है। भारत में पेट्रोलियम का भंडार मुंबई तट अपतटीय क्षेत्र, ब्रह्मपुत्रा घाटी अपतटीय क्षेत्र और गुजरात में पाए जाते हैं। भारत में थोरियम का उत्पादन केरल राज्य में होता है। मोनाजाइट थोरियम का मुख्य अस्क कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बंजरी सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार राज्य में स्थित है। स्थापित क्षमता 1320 मेगावाट है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान में स्थित है। भारत सरकार की कुल विद्युत परियोजना में जल विद्युत का योगदान लगभग 12.5% 2022-23 के अनुसार है। अक्टूबर 2024 के अनुसार भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा नवीकरण स्रोत का योगदान 203.18 गीगावाट है। इसे 2030 तक बढ़ाकर 500 गीगावाट करने का भारत सरकार लक्ष्य रखा है। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत जो है 1395 किलोवाट घंटा तक है। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 1395 किलोवाट घंटा तक होती है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में 23-24 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 363 किलोवाट प्रति घंटा गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में 2023-24 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 363 किलोमीटर प्रति घंटा गया है। भारत में राजस्थान में सबसे अधिक सौर ऊर्जा 30 गीगावाट लक्ष्य 2025 के अंतर्गत राजस्थान में रखा गया था। यह उत्पादन होता है। मंगलोर के निकट कैगा एक न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र स्थित है। मंगलोर में स्टेनलेस स्टील, लोहे और क्रोमियम का एक मिश्र धातु है। टिस्को टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी संयंत्र टाटानगर जमशेदपुर में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1907 में किया गया था। खेतड़ी में तांबा उद्योग स्थापित है। यह राजस्थान के झुंझुनू जिला में स्थित है। खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिला में स्थित है। तांबा उत्पादन उद्योग है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाना कोयम्बटूर में स्थित है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा गया है। बिहार में डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 1939 में यहाँ सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था डालमिया में। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में लाया गया था। स्वतंत्र भारत में पब्लिक सेक्टर का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1951 में सिंदरी झारखंड में लगाया गया था। अखबारी कागज उद्योग नगर में स्थित है। बेंगलुरु वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल की स्थापना बेंगलुरु में 1940 में किया गया था। HAL भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। कोरबा छत्तीसगढ़ के एल्युमिनियम उद्योग स्थापित केंद्र है। मालाज खंड मध्य प्रदेश तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत में वर्तमान में 2023-24 के अनुसार 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिसकी कुल लंबाई 1,46,000 किलोमीटर है। भारत में वर्तमान में 2023-24 के अनुसार 599 राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी कुल लंबाई 1,46,000 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के 4 लेन वाली सड़कों से जोड़ा गया है, जिसकी लंबाई 5,846 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण
गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 4000 किलोमीटर है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। यह लगभग 3300 किलोमीटर लंबा है। एनएच देश के कुल सड़क नेटवर्क का लगभग 2% है, जो देश का 40% अंतरराष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा होता है। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग 1853 में बनकर तैयार हुआ। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच प्रथम ट्रेन चलाई गई थी। 1853 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। इसने भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। कार्ल मार्क्स ने रेलवे की शुरुआत को भारत में आधुनिकता का प्रथम चिन्ह कहा था। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी 5.5 फीट मतलब कि 1.672 मीटर होता है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में स्थित है। भारत में कुल 18 रेलवे जोन हैं। विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, जो डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी के बीच में 4189 किलोमीटर की दूरी तय करता है। डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस है जो सबसे लंबी दूरी तय करता है, जिसमें सबसे लंबी दूरी कितनी तय करता है, 4189 किलोमीटर दूरी तय करता है। भारत की सबसे लंबी रेलवे है। प्रादीपीय बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। यह प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह स्थित है। मोरगांव पत्तन गोवा में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह मुख्य लो एस्क निर्यातक केंद्र है। महाराष्ट्र में धासवान में बड़े बंदरगाह स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग एक प्रयागराज को हल्दिया कोलकाता से जोड़ता है। यह 1620 किलोमीटर लंबा है। 1986 में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत 111 राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर वाला बंदरगाह है। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई में है। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई में स्थित है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा उमलिंग दर्रा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 5799 किलोमीटर है, सिर्फ मीटर। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र मुरैना मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है, जिसमें 62.2% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है, जहां मिश्रित आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 1954 में भारत और नेपाल के बीच कोसी सिंचाई एवं जलविद्युत परियोजना के समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। गंडक परियोजना का 1959 में हस्ताक्षरित हुआ था। भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव 1851 में कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच प्रारंभ किए गए थे। भारत में सबसे बड़ा टेलीफोन एक्सचेंज 1881 में कोलकाता में स्थापित हुआ था, ओरिएंटेड टेलीफोन कंपनी लिमिटेड के द्वारा। 28 जनवरी 1882 को कुल 93 ग्राहकों के साथ औपचारिक टेलीफोन सेवा शुरू की गई थी। भारत और यूरोप के बीच में समुद्री टेलीग्राम सेवा की शुरुआत लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल में 1865 में आरंभ हुआ था। आर.एल. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार आर्द्र उष्णकटिबंधीय वायु क्षेत्र में आता है। भारत में एल नीनो के प्रभाव के कारण कम वर्षा और सूखे पड़ते हैं। अल उत्तरी प्रशांत महासागर का एक गर्म जलधारा है। अल नीनो पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार मध्य भाग क्षेत्र मैदानी सम्मिलित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार मध्य गंगा मैदानी में सम्मिलित है। कुरियर सेवा के प्रतिस्पर्धा के लिए भारत डाक विभाग ने दूत डाक सेवा स्पीड पोस्ट 1 अगस्त 1986 में प्रारंभ किया था। कुरियर सेवा जो 1 अगस्त 1986 में प्रारंभ किया गया था। महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा 1912 में किया गया था। 200 मिलियन वर्ष पहले कार्बोनिफेरस युग में पैंजिया में विभाजन हुआ दो भागों लोरेंसिया उत्तर तथा गोंडवाना लिंड दक्षिण में बंट गया था। महाद्वीपीय परिवर्तन क्रिया प्लेट टेक्टोनिक के अलग हुआ करता था। प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1955 में टोनो विल्सन ने किया था। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत ने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का विकास में योगदान दिया था। 1960 के दशक में हैरी डैश मैकेंजी मॉर्गन का परख आदि का महत्वपूर्ण योगदान प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत प्रतिपादन के लिए व्याख्या दिया गया था। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे में निकेल और फेरम तत्व प्रचुर होते हैं। जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना W.S. डेविस ने प्रस्तुत किया था। कॉकसस प्लेट मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। यह छोटा प्लेट है। वलय क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल संयोजित बल के फलस्वरूप होता है। संपीड़न बल के चट्टानों की परतें मुड़ जाती है और ऊपर उठे भाग को अनियमित तथा नीचे धंसे हुए भाग को अभिनीत कहते हैं।
रस्ट ब्लाउड या रस्ट बेल्ट एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पहले औद्योगिक हब था। वर्तमान में गिरवाट के चरण में ये स्थित संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का रस्ट बदल ग्रेट लेक्स और पीटर्सबर्ग क्षेत्र है। औषधि सैलो स्तरों में निक्षेपित होते हैं। इसमें जीवों के अवशेष एवं वनस्पति के अंश पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान में प्राथमिक चट्टान या मूल चट्टान और पेरेंटाइल पेरेंटाइल चट्टान भी कहा जाता है। इसमें रंध्र नहीं होते हैं। आग्नेय चट्टान क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार के होते हैं। खनिज अवसादी चट्टान के तलछटी स्तंभ में जम जाते हैं। माउंट एटना इटली सिसिली द्वीप स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना इटली में सिसिली द्वीप स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोआ हवाई आइसलैंड यूएसए पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से अग्नि चट्टान का निर्माण होता है। किलिमंजारो तंजानिया का एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। भूकंप की गहनता मार्केली पैमाना के द्वारा किया जाता है। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों का रिकॉर्ड ज्ञात करने के लिए उपकरण है। रिक्टर स्केल से भूकंप की परिमाप मापा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश 54 देश स्थित हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। लगभग इसकी किलोमीटर में कितना किलोमीटर 44 करोड़ 56 लाख 85,000 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। लगभग इसकी जो किलोमीटर कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है एशिया महाद्वीप जो है यह 44 करोड़ 56 लाख 85,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया समुद्र तल का फैलाव होता है। समुद्र तल का फैलाव का सिद्धांत 1960 में हेनरी हेस के द्वारा दिया गया था। विश्व का सबसे ऊंची चोटी मोरदार पर्वत में पाई जाती है। नवीन पर्वत है जिसमें है 8,000। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी बता रहा है 8848.86 मीटर है। विश्व में सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत है, लगभग 7,000 मीटर है। यह दक्षिण अमेरिका में पश्चिम तट के सहारे विस्तृत है। एंडीज पर्वत जो है 7,000 मीटर पे है। विश्व में सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज लंबी है पर्वत है जो कितने मीटर में लंबाई इसका है 7,000 मीटर में। यह दक्षिण अमेरिका में प्रायद्वीपीय पश्चिम तट के सहारे विस्तृत है। अल्पास मोरदार पर्वत यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। पलाइन यूरोप, अल्पेशन अमेरिका और अरावली भारत पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। यूरोप में पेरेनीज पर्वत श्रृंखला स्पेन और फ्रांस के अलग करती है। पामीर पठार को संसार की छत कहा जाता है। इसकी ऊंचाई जो है 4,500 मीटर है और अधिकतम इसकी ऊंचाई कितनी है? अधिकतम ऊंचाई है 7,649 मीटर है। पामीर पठार के संसार की छत कहा जाता है जिसकी औसत ऊंचाई है 4,500 मीटर और अधिकतम ऊंचाई इसकी है 7,649 मीटर है। पेरेनीज पर्वत का बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक स्थित है। पृथ्वी पर महाद्वीप के पश्चिम भाग में 20 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य मरुस्थल रूप में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। 20 से 30 डिग्री अक्षांश के निकट ऊपर से वायु नीचे उतरती है तो यह शुष्क हवा होती है। उच्च वायुदाब का निर्माण होता है। 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के निकट ऊपर से वायु नीचे उतरती है तो यह शुष्क हवा होती है। उच्च वायु दाब का निर्माण होता है। गोबी ठंडी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिण मंगोलिया में स्थित एक विशाल मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल दक्षिण एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के प्रांत में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल उत्तर पश्चिम चीन के जियांजिंग क्षेत्र में स्थित है। रेगिस्तानी क्षेत्र में मरुस्थल मशरूम सेल छत्रक शिला का निर्माण अपघर्षण अपरदन के द्वारा होता है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल में तांबा, चांदी, लिथियम, सल्फर आदि का विशाल भंडार है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत एंडीज पर्वत है। इसका निर्माण ट्रायसिक से क्रेटेशियन काल में हुआ था। माउंट एकोगुआना एंडीज पर्वत का सर्वोत्तम चोटी है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशों घास के मैदान को पम्पास के नाम से जाना जाता है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। प्रेरीज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। पंपोस घास का मैदान ब्राजील के पठारी क्षेत्र में अवस्थित है। सभी घास के मैदान क्षेत्र में पशुपालन बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। इजराइल की सीमा को लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ संलग्न है। इजराइल की सीमा जो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ संलग्न है। इजराइल की सीमा से जुड़ा गाजा पट्टी एवं वेस्ट बैंक एक विवादित क्षेत्र है। इजराइल की सीमा से जुड़ा गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक विवादित क्षेत्र है। मृत सागर डेड सी का विस्तार जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक क्षेत्र तक है। मृत सागर का विस्तार जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक क्षेत्र तक स्थित है।
जापान का सीमा किसी भी देश की स्थलीय सीमा से नहीं संलग्न है। अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उस्म अल कुवैत, फुजैरह अल असम, यूनाइटेड अरब अमीरात 7 अमीरातों का द्वीप है राज्य है। विश्व का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक और निर्यातक देश ऑस्ट्रेलिया है। सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन और निर्यातक ऑस्ट्रेलिया देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्के का उत्पादन विश्व के सबसे अधिक होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा कनाडा तथा अलास्का को अलग करती है। 141 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा अलास्का और कनाडा को अलग करती है। हंगरी एक स्थलरूढ़ देश है। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल स्थलरूढ़ देश कजाकिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल स्थलरूढ़ देश कजाकिस्तान में स्थित है। हंगरी एक स्थलरूढ़ देश है। सबसे बड़ा देश में अगर बोलेंगे तो कजाकिस्तान है क्षेत्रफल में। किस देश की समुद्री सीमा नहीं होती है उसे स्थलरूढ़ देश कहा जाता है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को कहा गया। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। पृथ्वी की सतह को 2/3 पानी से ढका हुआ है। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा को नाम बेंगुएला धारा है। मध्य महासागरीय कटक आर्कटिक, अंटार्कटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला है। 19 ईस्ट रेंज हिंद महासागर में स्थित है। 19 ईस्ट रेंज हिंद महासागर में स्थित है। सुंडा ट्रेच पूर्वोत्तर हिंद महासागर में स्थित है। मिसिसिपी डेल्टा बर्ड फूट डेल्टा का उदाहरण है। इसे पंजर डेल्टा भी कहा जाता है। सारगोशी सागर का नाम सार्गेसम नाम के तैरते वनस्पति के नाम पर रखा गया है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक गर्म जलधारा है। बेंगुएला जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर प्रभावित होने वाली ठंडी जलधारा है। अल नीनो और दक्षिण दोलन भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून वर्षा से संबंधित है। हम्बोल्ट ठंडी जलधारा है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट के सहारे बहती है। जलधारा की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में वामवर्त होती है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है। अरब सागर के पानी का औसत खारापन 35 ग्राम प्रति हजार पीपीटी होता है। अरब सागर के पानी का औसत खारापन 35 ग्राम प्रति हजार है। महासागर की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति हजार होती है महासागर की। अरब सागर में भी इतना ही है। तुर्की की वान झील में लवणता 330 ग्राम प्रति हजार पीपीटी है। तुर्की की 330 ग्राम प्रति हजार है जो विश्व में सबसे अधिक है। इसके बाद मृत सागर का लवणता है 228 ग्राम प्रति हजार है। चंद्रमा की ज्वार उत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में लगभग 2.17 गुना अधिक है। महासागर में ऊंचा जल तरंगे इसी कारण होती है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है जिसकी कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी का नाम अमेजन है जो 6400 किलोमीटर में फैला हुआ है। मार्ले और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदी है। यह नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाव लाती है जिसे जलग्रहण क्षेत्र भी कहता है। सीन नदी के किनारे पेरिस स्थित है। टेम्स नदी लंदन के किनारे स्थित है। वांसीगरन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे बसा हुआ है। वांसीगरन डीसी पोटोमेक के किनारे, टेम्स लंदन के किनारे, सीन पेरिस फ्रांस के किनारे में। ग्रैंड कैनियन 5280 फीट है, एक गहरा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। स्टेलकाइट एंड स्टेलमाइट भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थल कहती है। इसे करास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। ताओपो झील एक क्रेटर झील है जो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील में अवस्थित है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी द्वीप न्यू गिनी, इंडोनेशिया तथा पपुआ न्यू गिनी का क्रमशः पश्चिम और पूर्वी भाग है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। सबसे अधिक द्वीपों की संख्या विश्व में इंडोनेशिया में है। नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका और ओटेरियो झील द्वारा दूरी झील के बीच में स्थित है। इंद्रावती नदी पर चित्रकोटा जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है जो छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिला में स्थित है। हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मैदब जलसंधि जोड़ता है। हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंडेब जलसंधि जोड़ता है। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। मलक्का जलसंधि में हिंद महासागर अंडमान और सागर को जोड़ती है। विक्टोरिया झील मीठे पानी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित विश्व की तीसरी बड़ी झील है। विक्टोरिया झील की सीमा तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या में लगती है।
कनाडा अमेरिका की सीमा पर सुपेरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर है, जो नमकीन खारे पानी का झील है। टीटीकाका झील विश्व का सबसे बड़ा पेरू और बोलिविया सीमा पर ऊंचाई ऊंचाई स्थान पर स्थित झील है। टीटीकाका झील जो है विश्व का सबसे ऊंचा झील जो पेरू और बोलिविया सीमा पर स्थित है। विश्व का सबसे गहरा झील बैकाल झील रूस में है। सबसे गहरा झील बैकाल रूस में है। पनामा नहर प्रशांत प्रशांत सागर और आंध्र महासागर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर जो है प्रशांत सागर और अटलांटिक अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अड्डू अड्डू प्रवाल द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। ओजोन परत मुख्यतः 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत जो है 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य की किरण से आ रही अल्ट्रा वायलेट के विकिरण को अवशोषित कर मानव की रक्षा करती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया। इसे प्रभावी 1 जनवरी 1989 को हुआ था। साफ रात बादल वाली रात से अपेक्षा विकिरण के कारण अधिक ठंडी रहती है। गरजता चलीसा पचासा और चीखता पवनी दक्षिण गोलार्ध में समुद्र के ऊपर चलती है। पृथ्वी पर घने वन विषुवतीय रेखीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। टेंगा टेंगा के कोकनधारी वन प्रदेश में विकसित होने वाली मुख्य मृदा पोडजोल है। पोडजोल मिट्टी अम्लीय मिट्टी होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी पर सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। त्रिवर्ती के अनुसार भारत को उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु के अंतर्गत रखा गया है। कौशिक सबसे अधिक चिकनी मिट्टी में प्रभावी होते हैं। मृदा संचरण वह प्रक्रम है जिसमें इसे सुधार करने के विशेष उपाय किए गए हैं। टेराकोटा एक प्रारूपिक विकास चूना पत्थर एवं डोलोमाइट वाले खनिज के अवक्षय में होता है। पिग्मी मिट्टी पिग्मी जनजाति अफ्रीका की मूल जनजाति है। यह कांगो बेसिन में निवास करती है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में निवास करती है। एस्किमो जनजाति कनाडा एवं न्यूजीलैंड के टुंडा प्रदेश में निवास करती है। यह बर्फ में घने बने घर उगलू में रहते हैं। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। बुद्धू जनजाति सऊदी अरब में निवास करती है। आइनू जनजाति जापान में पाई जाती है। आइनू मसाई जनजाति केन्या में निवास करती है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। चीन मंगोलिया और जापान में मंगोलायड जन प्रजाति पाए जाते हैं। चीन में ऊन तिब्बती एंटोला अथवा चीरू के रू वाले में तैयार किए जाते हैं। चीन रेशम का जन्म भूमि क्षेत्र है। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश चीन है। उत्पादन भी ज्यादा करता है, बेचता ज्यादा चीन है। विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन ईरान में होता है। केसर ज्यादा ईरान में होता है। विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन चीन करता है। चीन गेहूं का ज्यादा उत्पादन करता है। बिटुमिनस 40 से 70% कार्बन का सामान्य प्रकार कोयला है। एंथ्रासाइट कोयला जिस सबसे बेहतर कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। एंथ्रासाइट हार्ड कोयला इसका सबसे अधिक संचालित भंडार चीन के पास में है। एंथ्रासाइट का हार्ड कोयला है जो सबसे ज्यादा चीन के पास में इसका भंडारित स्थान है। कोयला के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर कोयला में। क्रेमचूक बिलोजेरका मारीपुल और कैरचयूरकेन का विश्व प्रसिद्ध लौह अयस्क भंडार है। मोनोनाइट लोहे का अयस्क है। ब्राजील का मिनास गेरिस प्रांत लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थित है। विश्व में सबसे अधिक सोना चीन में उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा सोना का उत्पादन चीन में होता है। सबसे अधिक सोना का भंडारण यूएसए के पास में है। सबसे ज्यादा सोना का भंडारण यूएसए के पास है, लेकिन उत्पादन चीन करता है। कुलगर्डी ऑस्ट्रेलिया में सोना का खनन किया जाता है। कुलगर्डी में ऑस्ट्रेलिया से सोना का खनन किया जाता है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में सोना और हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका और सोना और हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। घाना तट पर सोना के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं। एल्युमिनियम का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक चीन में होता है। एल्युमिनियम का उत्पादन चीन में होता है सबसे ज्यादा। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में प्राप्त होने वाले टीन मुख्य रूप से प्लेसर निक्षेप में पाए जाते हैं। कच्चे तेल का भंडारण सबसे ज्यादा वेनेजुएला में पाया जाता है। वेनेजुएला में कच्चे तेल का भंडारण सबसे ज्यादा है। रेडियम पिच ब्लेड में प्राप्त किया जाता है। रेडियम को पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान में है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई कितना किलोमीटर है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई सबसे ज्यादा है, जो 9,289 किलोमीटर है। सेंटोन्स की विश्व में कहवा कॉफी पतन कहा जाता है। सेंटोन्स को विश्व में कहवा कॉफी पतन कहा जाता है। वेरिटास नासा का शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए नवीन मिशन है, जो 2028 से 30 के मध्य प्रारंभ किया जाएगा। वेरिटास जो है नासा का शुक्र ग्रह के लिए अध्ययन के लिए नवीन मिशन है, जो 2028 से 30 के मध्य प्रारंभ किया जाएगा। एस्कर लंबे संकरित कारक होते हैं, जो
हिमानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ड्रमलिन ड्रमलिन हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित होता है। उल्टे नौका या कटे हुए उल्टे अंडे की तरह होता है। ड्रमलिन हिमनद। पर्यावरण का निर्माण जैविक एवं अजैविक संगठन से होता है। 40 डिग्री से अधिक तापमान यदि मैदानी क्षेत्र में होता है तो उसे हीट वेव गर्मी की लहर कह देते हैं। 40 डिग्री से अधिक तापमान यदि किसी मैदानी क्षेत्र में हो तो उसे हीट वेव गर्मी की लहर कहते हैं। जलवायु परिवर्तन पर सूक्ष्म जलवायु परिवर्तन के संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से कमी के लिए था। सेमोंग सेमोंग निग्रोटो प्रजाति आदिवासी है। अधिक अधिक वर्षा वाले पहाड़ी क्षेत्र में निक्षालन की प्रक्रिया होती है। एक बरसाती दिन में शुष्क शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज्यादा माप दर्शाती है। एक बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज्यादा माप दर्शाती है। जापान में मछली बड़े पैमाने पर पकड़ी जाती है। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। यहाँ कॉफी के बागान को फेजेंटा कहते हैं। ब्राजील में कॉफी के बागान को फेजेंटा कहते हैं। सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन ब्राजील में होता है। रूस के शाखा गणराज्य को ओमाइकोन गांव की विश्व का सबसे ठंडा स्थायी स्थान माना जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जाड़े में वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जाड़े में वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र रसीले फलों के लिए विख्यात होते हैं। फर्डिनेंड मैगलन ने पुर्तगाल की खोज किया था। भगवान महावीर अभ्यारण्य गोवा के मल्लेहम शहर में अवस्थित है। वायुमंडल अपनी अधिकतम सौर ऊर्जा ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी पर अधिक ऊर्जा का पृथ्वी पर ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत सूर्य है। 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व पृथ्वी दिवस का संबंध वातावरण से संबंधित जन जागरूकता से। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाए जाने का संबंध वातावरण में संबंधित जन जागरूकता से। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में पक्षियों की अधिकाधिक प्रजाति चीड़ के जंगल में निवास करती है। राष्ट्रीय उद्यान में संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा प्रदान की जाती है। भारत का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में स्थापित किया गया था उत्तराखंड में। भारत का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में 1936 में स्थापित किया गया था। रॉयल बंगाल टाइगर को 18 नवंबर 1972 को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। रॉयल बंगाल टाइगर को 18 नवंबर 1972 को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ था। प्रथम टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्थित है। जून 2025 के अनुसार भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है। 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है। भारत में वर्तमान में जून 2025 में 106 नेशनल पार्क हैं। भारत में वर्तमान में जून 2025 में 106 नेशनल पार्क स्थित हैं। डाल्मेटियन तट काट स्थलाकृति है। यह क्रोएशिया में एड्रियाटिक सागर के किनारे स्थित है। डिगबोई रिफाइनरी की स्थापना असम ऑयल कंपनी द्वारा किया जाता है। वर्तमान में आईओसीएल के अधीन है। भारत का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी शोधक कारखाना जामनगर गुजरात में स्थित है। यह निजी क्षेत्र रिलायंस की कंपनी है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी कोच्चि केरल रिफाइनरी है। यह बीपीसीएल द्वारा परिचालित किया जाता है। भद्रावती इस्पात कारखाना विश्व स्तरीय आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 18 जनवरी 1923 को मैसूर आयरन वर्कर्स के रूप में किया गया था। भद्रावती इस्पात कारखाना भद्रावती कर्नाटक राज्य की स्थापना किया गया था। 1989 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के अधीन भद्रावती इस्पात कारखाना को कर दिया गया था। सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुआ था। सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुआ था। दमदमा झील बगडल झील सूरजकुंड हरियाणा में स्थित है। बगडल झील सूरजकुंड हरियाणा में स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई 98 मीटर है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 98 मीटर है। जमशेदपुर खरकेई और स्वर्णरेखा नदी के संगम पर स्थित है। जमशेदपुर खरकेई और स्वर्णरेखा नदी के तट संगम पर स्थित है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को पानी की आपूर्ति स्वर्णरेखा नदी से होती है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को पानी की आपूर्ति स्वर्णरेखा नदी से होती है। टाटा आयरन